नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों की जो एजीटीए का एग्ज़ाम है उसमें जो हम सुंडा सीरीज़ चला रहे हैं, एमसीक्यू नेमरा सुंडा की जो बुक है उसकी एमसीक्यू चला रहे हैं। तो उसका आज पार्ट नंबर 3 है। हमने एक पार्ट, 2 पार्ट दोनों कर लिए। वो किससे रिलेटेड थे? वो आपके जो फर्स्ट चैप्टर था आपके नेमरा सुंडा का, उसका जो आपका टर्म थे उनसे, जो किस लैंग्वेज का ये हो गया आपका। इसमें जो आपके इंस्टीट्यूट थे कहाँ पे है, कौन सा है, किस सन में कौन सी घटना हुई, ये सभी आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर हो चुके हैं। हमारा तीसरा पार्ट है जनरल एग्रीकल्चर का, जिसमें हम लोग जनरल एग्रीकल्चर के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको जानेंगे। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे। 4 ऑप्शंस का हर एक घटना या एक उसका मतलब होगा। हर क्वेश्चन पे हर एक क्वेश्चन बनेगा। जो ऑप्शन 4 ऑप्शन 4 क्वेश्चन। तो इसी हिसाब से हम लोग एमसीक्यू से ही पूरी सुंडा को हम लोग कवर कर लेंगे। ये मेरा सुंडा की जो बुक है एमसीक्यू से ही कवर कर लेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेट इरिगेटेड एरिया ऑफ इंडिया? मतलब जो शुद्ध सिंचाई क्षेत्र है भारत में वो कितना है? 306 मिलियन हेक्टेयर, 197 मिलियन हेक्टेयर, 102 मिलियन हेक्टेयर या 71.55 मिलियन हेक्टेयर। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोग दीजिए। तब तक हम लोग दूसरे ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं 306 मिलियन हेक्टेयर, तो ये जो टोटल रिपोर्टिंग एरिया है, टोटल रिपोर्टिंग एरिया है। कौन सा एरिया? टोटल रिपोर्टिंग एरिया है। कौन सा एरिया? टोटल रिपोर्टिंग एरिया। टोटल रिपोर्टिंग मतलब ये इतना एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है। इतना रिपोर्ट किया गया है एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है। अगर हम दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, 197.30 मिलियन हेक्टेयर, तो ये ग्रॉस क्रॉप एरिया है। कौन सा एरिया? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है। कौन सा है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इसका मतलब क्या है? ये जो टोटल रिपोर्टिंग एरिया है इसमें से 197.30 मिलियन हेक्टेयर एरिया यहाँ पे कृषि की जा सकती है। एग्रीकल्चर यहाँ पे जो है आपकी फसलें उगाई जा सकती है। इतना ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है? 197.30 मिलियन हेक्टेयर। अगर हम तीसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, 102.67 मिलियन हेक्टेयर, ये है आपका ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। इरिगेटेड एरिया, इसका क्या मतलब है? 102.197 जो 306 मिलियन हेक्टेयर एरिया है उसमें 102.67 मिलियन हेक्टेयर पे हम सिंचाई करते हैं। सिंचाई जो है, इसके साधन उपलब्ध है। सिंचाई हो सकती है कितने पे? 102.67 मिलियन हेक्टेयर एरिया पे सिंचाई हो सकती है। और अगर जो हम लास्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, 71.55 मिलियन हेक्टेयर, तो ये आपका सही आंसर है। जो नेट इरिगेटेड एरिया है, नेट इरिगेटेड एरिया जो है वो कितना है आपका? 71.55। यही आपका आंसर सही है। क्योंकि नेट इरिगेटेड एरिया क्या होता है? जितने पे सिंचाई हो रही है, जितने पे सिंचाई सक्षम है या जितने पे सिंचाई हो रही है, वो कितना है? 71.55। यही क्वेश्चन इस साल जो है आपका, जो बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर का हुआ था एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि भारत का नेट इरिगेटेड एरिया कितना है। सेम क्वेश्चन ऐसे रखा हुआ था। 71.55 मिलियन हेक्टेयर आपका जो भारत का नेट इरिगेटेड एरिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट फर्स्ट इन पल्स प्रोडक्ट? दाल उत्पादन में भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो पहले स्थान पे है? आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। आप लोग सही आंसर दीजिए। तब तक हम लोग ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में हम लोग जानते हैं कि ये जो है सेकंड जियोग्राफिकल एरिया है। जियोग्राफिकल एरिया मतलब क्षेत्रफल में इसका दूसरा स्थान है भारत में। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है किसका? मध्य प्रदेश का। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है भारत में? दूसरा स्थान है। दूसरी बात, हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ पे जो है सोयाबीन में पहला स्थान है। फर्स्ट में किस में है? सोयाबीन में। सोयाबीन उत्पादन में पहला स्थान किसका है? सोयाबीन पहला स्थान किसका? मध्य प्रदेश का पहला स्थान है सोयाबीन में। अगर जो हम सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं, वन क्षेत्र की बात करते हैं, वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ है? सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और एक चीज़ और हम जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में,
मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो फ्रूट ग्रेन प्रोडक्शन होता है, मतलब जो अनाज उत्पादन होता है, उसमें इसका कौन सा स्थान है? सेकंड। सेकंड पोजीशन है फूड ग्रेन में। मतलब जो अनाज उत्पादन होता है उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। हमने क्या क्या जाना? मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल के हिसाब से। पहला है सोयाबीन में, वन क्षेत्र में, जो फॉरेस्ट एरिया इसमें पहला है। सेकंड किस में? फूड ग्रेन में। अगर हम यूपी की बात करते हैं, यूपी जो है ये आपका फूड ग्रेन में पहला है। फर्स्ट किस में है? फूड ग्रेन, मतलब अनाज उत्पादन में पहला है। फूड ग्रेन में जो है फर्स्ट है। फर्स्ट किस में है? फूड ग्रेन में। दूसरा क्या है? यहाँ व्हीट प्रोडक्शन पहले नंबर पे होता है, मतलब गेहूं उत्पादन जो है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे होता है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा उत्पादन होता है? गेहूं उत्पादन में फर्स्ट पहले स्थान पे है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब जो है, अगर पंजाब की बात करते हैं, गेहूं उत्पादन सेकेंड स्थान पे है। राइस, मतलब जो गेहूं का उत्पादन व्हीट प्रोडक्शन है, व्हीट प्रोडक्शन में कौन से स्थान पे है? सेकेंड स्थान पे है। दूसरे स्थान पे किस में है? व्हीट प्रोडक्शन में। अगर हम पंजाब की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में हम सरसों उत्पादन में पहला स्थान है। सरसों उत्पादन में पहला स्थान है किसका? राजस्थान का। तो अगर जो हम दाल उत्पादन में बात करते हैं तो जो मध्य प्रदेश है इसका दाल उत्पादन में भी पहला स्थान है। तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान किस में है? फॉरेस्ट एरिया में, दूसरा सोयाबीन में, और तीसरे में पहला स्थान किस में? दाल उत्पादन में। सेकंड किस में? अनाज उत्पादन में है। और सेकंड जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भी सेकंड स्थान है। यूपी में पहला अनाज उत्पादन में पहला स्थान है, पहला किस में है? गेहूं उत्पादन में। पंजाब में सेकंड गेहूं उत्पादन में है, और राजस्थान में सरसों उत्पादन में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया, मतलब एक साल में कितनी वर्षा हो, वार्षिक वर्षा कितनी होती है भारत की? आपके पास ऑप्शन है 1000 mm, 1194 mm, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, या 1204 mm। 1000 mm, 1194 mm, 400 mm, मिलियन हेक्टेयर गलत लिख गया, mm, 400 mm, या 1204 mm, या 1204 mm। तो इसका अगर सही आंसर देना हो तो इसका सही आंसर होगा 1194 mm। कौन सा सही आंसर होगा? 1194 mm। ये एनुअल रेनफॉल है, इसे एनुअल रेनफॉल बोलते हैं। एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया, भारत की जो एनुअल रेनफॉल कितनी है? 1194 mm। और 1000 mm ये वर्ल्ड की एनुअल रेनफॉल है। वर्ल्ड की एनुअल रेनफॉल है, इसकी वर्ल्ड की एनुअल रेनफॉल है कितनी? 1000 mm वर्ल्ड की एनुअल रेनफॉल है, 1194 mm ये किसकी है? इंडिया की रेनफॉल है। तो अगर जो आपके पास क्वेश्चन आता कि भारत की वार्षिक वर्षा कितनी है, तो 1194। और अगर जो विश्व की आता है या वर्ल्ड की आता है तो आपके पास ऑप्शन होगा 1000 mm। तो जो वर्ल्ड के लिए है वो 1000 mm सही हो जाएगा। और अगर इंडिया की बात करते हैं तो 1194 mm आपके लिए सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र किस राज्य का है? अगर हम ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? टपकदार सिंचाई होता है। क्या होता है? टपकदार सिंचाई होता है। तो इस टपकदार सिंचाई में अधिकतम क्षेत्र किस राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्र में टपकदार सिंचाई किस राज्य में होती है? आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, पुडुचेरी, पंजाब, यूपी। क्योंकि हमें हर ऑप्शन के बारे में एक चीज़ बतानी है आपको। तो महाराष्ट्र आपके पास ऑप्शन है, पुडुचेरी है, पंजाब है, या यूपी है। तो आप इसका सही आंसर दीजिए, तब तक हम लोग दूसरे ऑप्शन के बारे में डिस्कस। अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में जो है हम लोग देखते हैं टोटल जो फर्टिलाइज़र कंजप्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा टोटल फर्टिलाइज़र का कंजप्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये होता है यूपी में। कहाँ होता है? यूपी में। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो इसमें हाईएस्ट, ये किस में होता है? हाईएस्ट फर्टिलाइज़र कंजप्शन में। फर्टिलाइज़र
कंजप्शन में पहले स्थान पे। पंजाब में हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन मतलब सबसे ज़्यादा जो उर्वरक है वो आपका उपभोग या कंजप्शन किया जाता है कहाँ, सबसे ज़्यादा पंजाब में। अगर हम स्टेट की बात करते हैं, केवल ओनली स्टेट की बात करते हैं, अगर हम केवल स्टेट की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर कंजप्शन कहाँ होता है, पहले स्थान पे है पंजाब में। अगर हम स्टेट और यूटी दोनों की मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की बात करते हैं, यूटी प्लस स्टेट की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर कंजप्शन कहाँ होता है, ये होता है पुडुचेरी में। हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन, हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन कहाँ होता है? अगर हम केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पुडुचेरी में होता है। अगर हम केवल राज्य की बात करते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पंजाब में। और पुडुचेरी में एक चीज़ और हुई थी, हमने आपको इवेंट में जो अभी घटनाएं हुई थी उनमें एक चीज़ पढ़ाई थी कि पुडुचेरी में जो आपका पहला केवीके है, फर्स्ट केवीके कहाँ स्टार्ट किया गया था, पुडुचेरी में। पहला केवीके कहाँ स्टार्ट हुआ था, पुडुचेरी में। और अगला ऑप्शन क्या है, महाराष्ट्र। तो एक ऑप्शन बचा आपके पास, महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा जो ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत एरिया आता है, सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, दालों में किस दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा है? मतलब अभी तो यह था कि दाल उत्पादन में कौन सा राज्य है, हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश। अब दालों का जो उत्पादन होता है उसमें कौन सी दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? आपके पास ऑप्शन क्या है, ग्राम है, सोयाबीन है, अरहर है, उड़द है। ग्राम है, सोयाबीन है, अरहर है, उड़द है। अगर हम अरहर की बात करते हैं तो अरहर जो है आपका 4.34 मीट्रिक टन, इतना उत्पादन अरहर का हुआ है। कितना, 4.34 मीट्रिक टन उत्पादन किसका हुआ, अरहर का उत्पादन हुआ। अगर हम सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन का उत्पादन कितना हुआ है, 12.99 मीट्रिक टन, 12.99 मीट्रिक टन। और इसी आंकड़े के आधार पे इसको जो है, जो ऑयल सीड क्रॉप्स होती है, जो तिलहन वाली फसलें होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुआ है वो किसका हुआ है, हाईएस्ट प्रोडक्शन किसका हुआ, सोयाबीन का। किसका प्रोडक्शन हुआ है, सोयाबीन का हाईएस्ट प्रोडक्शन हुआ है तिलहन वाली फसलों में। अब आपके पास एक ऑप्शन बचा, ग्राम की अगर बात करते हैं तो ये दालों में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका हुआ है, ग्राम का हुआ है। किसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दालों में हुआ है, ग्राम का हुआ है। कितना हुआ है, 13.75 मीट्रिक टन। कितना, 13.75 मीट्रिक टन जो है उत्पादन हुआ है ग्राम का। तो दालों में सबसे ज़्यादा किस दाल का उत्पादन हुआ है, ग्राम का। कितना, 13.75। ये आंकड़े मत याद रखो, लेकिन ये जरूर याद रखो किस दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है, वो ग्राम का हुआ है। अगर तिलहन वाली फसलें पूछता है उसमें सबसे ज़्यादा किसका हुआ, उसमें हुआ है सोयाबीन का। अरहर का अगर उत्पादन पूछता है तो 4.34 मीट्रिक टन अरहर का उत्पादन हुआ है। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ है, आपके ग्राम का, और दूसरा किसका हुआ, सोयाबीन का। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत में कुल अनाज उत्पादन कितना हुआ है? भारत का कुल अनाज उत्पादन जो है वो कितना हुआ है, 200 मीट्रिक टन, 27.69 मीट्रिक टन, 37.70 मीट्रिक टन, या 130.29 मीट्रिक। हर ऑप्शन के बारे में अलग जानकारी है, तो इसीलिए ऑप्शन, ये आंकड़े भी बहुत गैप वाले भी हैं और कम वाले भी हैं, इसीलिए क्योंकि हर ऑप्शन की एक अलग जानकारी है। अगर नॉर्मल ऑप्शन देना होता तो ऑप्शन कुछ भी लिख देते, जो सही होता उसे एक लिख देते, बाकी कोई लेकिन हर ऑप्शन के बारे में एक जानकारी देनी है, तो हर ऑप्शन को हम लोग उसी हिसाब से एडजस्ट किए हैं कि हर ऑप्शन के बारे में जानकारी आपको मिल जाए। तो अगर जो हम बात करते हैं कुल अनाज उत्पादन की, तो 200 मीट्रिक टन ऑप्शन है, 27.69 मीट्रिक टन है, 37.70 मीट्रिक टन है, या 130.29 मीट्रिक टन। तो हम अनाज के उत्पादन की बात करते हैं तो इसका उत्पादन जो हुआ है, इसका उत्पादन 288 मीट्रिक टन हुआ है। अनाज का उत्पादन
तो अगर जो हम ऑप्शन देखें तो 27.69 इसके करीब में नहीं है, 37.70 ये भी करीब में नहीं, 130.70 ये भी। अगर जो हम ये ऑप्शन देखें 200 वाला तो इसके करीब में ऑप्शन जा रहा है, तो इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। एग्जैक्ट क्या है वैल्यू? 288 मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन हुआ। अगर हम दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं 27.69 मीट्रिक टन, तो ये टोटल पल्स का उत्पादन, मतलब दालों का उत्पादन, दालों का उत्पादन कितना हुआ है? 27.69 मीट्रिक टन। अगर हम तीसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं 37.70 मीट्रिक टन, तो ये जो है ऑयल सीड क्रॉप जो है, अभी बताया था तिलहन उत्पादन, तिलहन जो फसलें हैं उनका उत्पादन कितना हुआ है? 37.70 मीट्रिक टन। कितना हुआ है? 37.70 मीट्रिक टन। अगर हम अगला ऑप्शन के बारे में बात करते हैं 130.29 मीट्रिक टन, तो इसमें आपका आ जाएगा राइस, मतलब धान या चावल। धान का उत्पादन हुआ है 130.29 मीट्रिक टन। 130.29 मीट्रिक टन किसका उत्पादन हुआ है? धान का उत्पादन हुआ है या राइस का उत्पादन हुआ। अगर हम बात करते हैं कुल अनाज का उत्पादन कितना? 288 मिलियन मीट्रिक टन। दाल का उत्पादन 27.69 मीट्रिक टन, 37.70 मीट्रिक टन ऑयल सीड तिलहन का उत्पादन, और 130.29 मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ है। और कुछ आंकड़े हैं जो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन में आपके जो टीए में है आ सकते हैं, क्योंकि नए आंकड़े हैं। तो अगर जो हम बात करते हैं तो राइस का तो हमने अभी देख लिया, राइस का कितना था? 130.29 मीट्रिक टन, 29 मीट्रिक टन, 130.29 मीट्रिक टन किसका उत्पादन है? राइस का। अगर हम यहीं पे व्हीट की बात करते हैं, अगर व्हीट की बात करें तो 106.84 मीट्रिक टन किसका उत्पादन हुआ है? व्हीट का उत्पादन हुआ है। यहीं पे अगर हम गन्ने की बात, शुगर केन की बात करते हैं, तो शुगर केन की बात करते हैं 431.81 मीट्रिक टन इसका उत्पादन हुआ है। 431.81 मीट्रिक टन इसका उत्पादन हुआ है। यहीं पे हम कपास या कॉटन की बात करते हैं, तो इसका उत्पादन 31.20 मीट्रिक बेल हुई है। इसकी बेल होती है ना, तो 31.20 मिलियन बेल इसका उत्पादन हुआ है। कितना? कपास का 31.20 मिलियन बेल इसका उत्पादन हुआ है। यहीं पे अगर मिल्क की बात करते हैं, मिल्क मतलब दूध का प्रोडक्शन कितना हुआ है? इसका प्रोडक्शन 209.86 मीट्रिक टन। कितना? 209.86 मीट्रिक टन किसका उत्पादन हुआ है? मिल्क का उत्पादन हुआ है। अगर यहीं पे हम फ्रूट की बात करते हैं, फ्रूट प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसका उत्पादन हुआ है 107.10 मीट्रिक टन। अगर हम फ्रूट की बात करते हैं तो इसका उत्पादन कितना हुआ? 107.10 मीट्रिक टन। यहीं पे अगर हम सब्जियों, वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करते हैं, वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसका उत्पादन हुआ है 204.61 मीट्रिक टन। कितना? 204.61 मीट्रिक टन। अब वेजिटेबल में कुछ वेजिटेबल पूछ लेता है, जैसे पोटैटो मतलब आलू का उत्पादन कितना हुआ है? आलू के उत्पादन अगर पूछ लेगा तो 53.86 मीट्रिक टन, 53.86 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ है। अगर हम प्याज की बात कर लेते हैं, तो इसका उत्पादन 31.30 मीट्रिक टन हुआ है। कितना हुआ? 31.30 मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन हुआ है। यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं टमाटर की या टोमेटो की बात कर लेते हैं, टोमेटो का उत्पादन हुआ है 20.33 मीट्रिक टन। कितना? 20.33 मीट्रिक टन जो है टोमेटो का उत्पादन हुआ। अगर हम पूरा हॉर्टिकल्चर की बात कर लेते हैं, इसकी पूरे टोटल हॉर्टिकल्चर की बात कर लेते हैं, हॉर्टिकल्चर में सभी आ जाते हैं, फल सब्जी फूल है सभी आ जाते हैं। तो इसका उत्पादन हम देखें 341.33 मीट्रिक टन। कितना? 341.33 मीट्रिक टन इसका उत्पादन हुआ है। टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होती हैं, जिसमें आपकी फूल भी आ जाता है, आपकी सब्जी भी आ जाती है, आपके फल भी आ जाते हैं, तो इनका उत्पादन कितना हो? 341.33 मीट्रिक टन टोटल हॉर्टिकल्चर का उत्पादन हुआ है। अगर जो हम बात कर लेते हैं, एक आपके पास और डाटा होता है
जो एरिया फ्रूट और वेजिटेबल के अंडर आता है, एरिया किसके, फ्रूट एंड वेजिटेबल, मतलब कितने एरिया पे फ्रूट और वेजिटेबल कवर किया है। जो आपका नेट ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है उसमें कितने एरिया पे फ्रूट और वेजिटेबल उगाया जाता है, वो कितना है आपका 11.30 मिलियन हेक्टेयर। 11.30 मिलियन हेक्टेयर, ये इतने एरिया में जो आपका फ्रूट कवर करता है। अगर हम फ्रूट्स में बात करें, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ विच फ्रूट, मतलब कौन सा फ्रूट जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है किस फ्रूट का, तो इसमें कौन सा आपका सही होता है, इसमें आता है आपका बनाना। मतलब जो फल हैं, फलों में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस फल का हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है बनाना का। किसका प्रोडक्शन हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है बनाना का। तो ये जो एग्रीकल्चर का डाटा है आपका, किसका कितना प्रोडक्शन हुआ, किसका कितना किस एरिया में प्रोडक्शन हुआ, वेजिटेबल का कितना प्रोडक्शन है, मिल्क का कितना प्रोडक्शन है, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ये बीओ में भी आए थे, आपके पिछले वाले जो टीए हुआ उसमें भी आए हैं, और कई सारे एग्ज़ाम में जो एग्रीकल्चर का डाटा आता है उसमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इनको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, और एक बार नहीं दो बार इनको अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, फिर याद करिएगा। और ये क्वेश्चन आते ही हैं क्योंकि करंट डाटा पूछता है, करंट डाटा में कितना किसका प्रोडक्शन हुआ, कितना किसका एरिया, ये सब आता है। तो ये सब मैंने आपको करवा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सब इसमें अगला क्वेश्चन, सबसे पहला विषैला प्रदूषक कौन सा है। मतलब ये कहा जा रहा है इसमें सबसे पहला सबसे विषैला जो प्रदूषक है, पॉइजनस जो पोल्यूटेंट है, वो कौन सा है, किसका, जल का, जल लिखना भूल गए। मतलब जल का सबसे विषैला प्रदूषक कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है आर्सेनिक, क्लोरीन, कार्बाइल या प्रोपेन। तो अगर जो हम क्लोरीन की बात करते हैं, तो ये आपके वाटर को जो है साफ करता है, सबसे फ्रेश बनाता है आपके वाटर को। तो ये विषैला नहीं, ये आपके वाटर को क्लीन करता है वाटर को। ठीक है, आपके जो पानी है उसे शुद्ध करता है, उसे पीने योग्य बनाता है, कौन सा, क्लोरीन। अगर हम कार्बाइल की बात करते हैं, आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी सुना होगा, जिसमें भोपाल में गैस लीक हो गई थी, बहुत सारे लोग मर गए थे भोपाल में। तो वहाँ पे जो है मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट का जो प्लांट वहाँ लगा था, जो वो क्या बना रहा था, वो कार्बाइल ही बना रहा था। कार्बाइल क्या होता है, एक फंजीसाइड होता है, कार्बाइल ही बना रहा था। तो कौन सी गैस जो आपकी जो भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल जो गैस लीक हुई थी भोपाल की, तो उसमें जो आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस यूज़ हो रही थी, क्या बनाने के लिए हो रही थी, वो कार्बाइल बनाने के लिए हो रही थी। वो कौन सी गैस, क्या क्या होता है कार्बाइल, ये होता है एक पेस्टिसाइड होता है। तो कार्बाइल क्या हो गया, पेस्टिसाइड हो गया। प्रोपेन की बात कर लेते हैं। अगर प्रोपेन की बात करते हैं तो प्रोपेन को ये माना जाता है कि ये प्रदूषण नहीं फैलाता, और ये ऑटोमोबाइल जो आपके ये ट्रक वगैरह चलते हैं या जिसमें आपका जो ईंधन वगैरह यूज़ होता है, ये इसमें डाला जाता है। ये पोल्यूटेंट फ्री होता है, मतलब ये प्रदूषण नहीं फैलाता। तो पोल्यूटेंट फ्री फ्यूल होता है जो आपकी ऑटोमोबाइल, मतलब ऑटोमोबाइल का क्या मतलब होता है, ये जो आपके गाड़ियों में पड़ता है, ये जो आपके बाइक ये या जो आपके ट्रक वगैरह ये जो चलते हैं, इन चीज़ों में ये प्रोपेन का यूज़ किया जाता है, जो पोल्यूटेंट फ्री होता है। तो इसका एक ऑप्शन बचा आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट होता है, मतलब जल को प्रदूषित करता है। कौन सा वो प्रदूषक है, वो आर्सेनिक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, ओजोन। ओजोन का क्षरण किससे होता है। आपके पास ऑप्शन है SO2, Na2, CFC, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या CFC। अगर हम ओजोन क्षरण की बात करते हैं तो ओजोन क्षरण का आपका सीधा है CFC। CFC का क्या मतलब है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ये आपका ओजोन क्षरण करता है, मतलब ओजोन की जो परत होती है वायुमंडल में, जो कि आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, उसका ये क्षरण करता है। उसमें छेद मतलब छेद बना देता है, जिससे कि आपकी पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, जो सूर्य से आने वाली होती हैं, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आती है, जिससे कि हम लोगों की स्किन में नुकसान होता है, कैंसर तक भी हो जाता है इस चीज़ से। तो ये जो गैस है आपकी, जो ये आपके एसी लगते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह लगते हैं, इसमें ये यूज़ की जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे जो है ओजोन की परत जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। नेक्स्ट क्या है, दो ऑप्शन आपके पास बताइए, SO2 और NO2। SO2 और NO2 क्या होता है, ये एसिड रेन। जब हम अम्लीय वर्षा करवाते हैं तो इन गैसों का यूज़ करते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए हम किन गैसों का यूज़ करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, एसिड रेन करवाने के लिए हम सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सबसे ज़्यादा केवीके किस राज्य में, सबसे ज़्यादा केवीके किस राज्य में है? अगर हम केवीके की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया था 1974 में फर्स्ट केवीके जो है, पहला केवीके कहाँ स्थापित किया गया था, पुडुचेरी में। अगर हम वर्तमान की बात करें, तो अगर प्रेजेंट की बात करें तो आज अभी तक 731 केवी के पूरे भारत में बने हुए हैं। कितने, अभी प्रेजेंट टाइम में 731 केवी के कृषि विज्ञान केंद्र जो है 731 है। अगर हम सबसे ज़्यादा केवीके की बात करें तो अगर हम बिहार की बात करते हैं, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में आपके जो है 44 केवीके हैं। कितने, 44 केवीके आपके कहाँ हैं, बिहार में। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे 47 केवीके हैं। कितने केवीके हैं, 47 केवीके हैं। MP की बात करें, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 54 केवीके हैं। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये है 89। तो सबसे ज़्यादा केवीके कहाँ पे है, यूपी में। सबसे ज़्यादा केवीके कहाँ पे हैं, यूपी में। बिहार में कितने हैं, 44। राजस्थान में 47, मध्य प्रदेश में 54 और यूपी में है 89। तो केवीके कब बना, 1974। पहला केवीके कहाँ बना, पुडुचेरी में बना। आज तक कितने केवीके हैं, 731 केवीके हैं। सबसे ज़्यादा केवीके कहाँ है, सबसे ज़्यादा केवीके हैं आपके यूपी में, कितने, 89। नेक्स्ट, कौन सा उर्वरक आयात किया जाता है, मतलब आयात का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट। कौन सा उर्वरक आपका इंपोर्ट किया जाता है, यूरिया, फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर, पोटास फर्टिलाइजर, केवल दोनों, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या ये दोनों, या यूरिया या फॉस्फेटिक एंड पोटास फर्टिलाइजर। अगर हम यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया का 85 प्रोडक्शन जो है इंडिया में होता है, इंडिया में प्रोडक्शन होता है। 85 प्रोडक्शन कहाँ होता है, इंडिया में। तो ये तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत है नहीं, इंपोर्ट मतलब बाहर से चीज़ें मंगाना। तो अगर जो हम 85% यहीं अपना बना रहे हैं, यहीं पे उत्पादन कर रहे हैं, तो हमें बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं। तो हमें क्या मंगाना पड़ता है, हमें मेजॉरिटी ऑफ जो आपका फर्टिलाइज़र है, ये पोटासिक और फॉस्फेटिक जो फर्टिलाइज़र है, वो मतलब पोटास का फर्टिलाइज़र जो है होते हैं, जो फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र होते हैं, वो हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशिक एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र को हम इंपोर्ट करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा को ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूरिया का 85% हम लोग प्रोडक्शन इंडिया में ही करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इंडिया, मतलब कि जो इंडिया का जो है, भारत में जो है सिंचाई का स्रोत मुख्य रूप से कौन से हैं। अगर हम, आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन है ट्यूबवेल, कैनाल, बोथ, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। ट्यूबवेल, कैनाल मतलब नहरों से, ट्यूबवेल से, नहरों से, या इन दोनों से, या नॉन ऑफ दीज। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन जो है ट्यूबवेल से करते हैं। कितना करते हैं, 48.51%। मतलब अगर जो 100% हम स्रोत से सिंचाई करते हैं, तो इससे हम 40
मतलब 48.51% जो है ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं। अगर नहरों की बात करें तो नहरों से हम 22.96% हम किससे करते हैं, नहरों से सिंचाई करते हैं। तो इसके बिहाफ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों मुख्य स्रोत हैं। अगर केवल एक ही जो अगर जो आपसे क्वेश्चन आता कि सबसे ज़्यादा किस स्रोत से, भारत के किस सोर्स से, मेजर सोर्स से आपका इरिगेशन किया जाता है, तो वो आपका ट्यूबवेल लगाएंगे। अगर जो मेजर सोर्स बताता है कि यहाँ किससे कितना, कौन से स्रोत से हम लोग सिंचाई करते हैं भारत में, तो आप दोनों लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूबवेल हो जाएगा, क्योंकि मेजर सोर्स है, क्योंकि ये सब इसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है जिससे सिंचाई की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूबवेल हो जाएगा। तो ये आपके पास आपके क्वेश्चन है, तो अगले मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक जो आपके और क्वेश्चन इस टॉपिक से बचे हुए हैं उनको हम देखेंगे, और इसी तरीके से हम लोग पूरी की पूरी सुंडा जो है ख़त्म कर देंगे। और इसके जो मैंने आपको बताया था कि जो भी टॉपिक होता है उसको आप पहले रीड करिए, फिर उसके बाद आप आंसर दीजिए, और नहीं आता है तो इसके आंसर जो आपको हम बता रहे हैं, हर ऑप्शन का एक आंसर बता रहे हैं, तो उसको देखिए और सही से इसको करिए। क्योंकि जो आपका एजीटीए का एग्ज़ाम आने वाला है, सब मेजोरिटी मैंने आपको पहले बताया 60 से 70% जो सिलेबस होता है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्रीकल्चर के आजकल के एग्ज़ाम में, वो पूरे के पूरे सुंडा में, नेमरा सुंडा के 60 से 70% क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इसको आप लोग पढ़िए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।